तो जैसे मैंने कहा, ये टैक्स इनवॉइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस है। इसको आपको मैनुअल बनाने की जरूरत नहीं है। इसको आप डेटा भेजेंगे, जीएसएम फाइल भेजेंगे, वहां से आपको नंबर अलॉट होगा, आपका अपडेशन हो जाएगा, आपको फिर आपको वापस करना पड़ेगा। इस तरह आप इसको इनवॉइस कर सकते हैं। अब भारत में इनवॉइस की क्या पोजीशन है? भारत में इनवॉइस 2020 से चालू किया गया। यहाँ भी देखा गया कि काफी टैक्स इनवॉइस का आईटीसी का है, बड़ा खेल चल रहा है, पूरा का पूरा लिंक चल रहा है, पूरा 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 एक गैंग चल रहा है। तो ये प्रयास किया गया कि हम भी अब टैक्स इनवॉइस चालू करते हैं, ई इनवॉइस चालू करते हैं टैक्स इनवॉइस। तो 2020 अक्टूबर में जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ थी, जिन व्यापारियों की, इंडस्ट्रीज की, उनके लिए ई इनवॉइस चालू करना शुरू किया गया। करते करते 500 हुई, 100 हुई, 50 हुई, 20 हुई, 10 हुई, और 10 के बाद अब 5 करोड़ से ऊपर जिनकी टर्नओवर है, जिनकी टर्नओवर, ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कि पिछले वर्ष में ही रही हो, 2017-18 से लेके 2022-23 तक कभी भी किसी की टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर अगर है तो उस व्यापारी को ई इनवॉइस जारी करना आवश्यक है। अब एक क्वेरी और है, क्या मेरी पिछले वर्ष में तो 5 करोड़ नहीं थी टर्नओवर, इस बार मेरी 5 करोड़ टर्नओवर हो गई है, तो क्या मैं इनवॉइस जारी नहीं? आपको ई इनवॉइस अगले साल से चालू करनी पड़ेगी। ये कहा गया कि साहब क्या ई इनवॉइस की छूट भी है क्या कुछ? तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया और गवर्नमेंट ने ये कहा कि कुछ सर्टेन कैटेगरीज थी, उसमें ये, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है। पहले गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट थे वो भी एग्जेम्प्ट थे, लेकिन 2020 में अमेंडमेंट किया गया और उनको वो श्रेणी से हटा दिया। तो उनको जो है अब जो ई इनवॉइस है, उसके लिए लॉजिक क्या दिया गया? लॉजिक ये दिया गया कि चूंकि आप टीडीएस काटते हैं और टीडीएस का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काटती है, उसको जमा करती है, इसलिए हम क्या उसे चेंज कर सकते हैं? नहीं, आप उसे चेंज नहीं करेंगे, आप 24 घंटे के अंदर उसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद आप उसको फ्रेश ई इनवॉइस जारी करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जैसे ही आप ई इनवॉइस जारी करते हैं, जीएसटी पोर्टल पे चला जाता है आपका सारा डेटा। आप जीएसटी पोर्टल पे आपका सारा डेटा चला जाता है जीएसटी R1 के लिए जैसे। और अगर आप ईवे बिल की श्रेणी में आते हैं तो ईवे बिल का पार्ट ए वो ऑटोमेटिक आपके आंकड़ों में चला जाता है। तो इससे समय भी बचता है और करंट पंचर भी बचती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर मान लीजिए 24 घंटे के अंदर हम उसको नहीं कर पाए, अमेंडमेंट नहीं कर पाए, नहीं चेंज पाए, तो आप जब आप जीएसटीआर मैनुअल फाइल करेंगे तभी आप उसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब व्यापारी हैं, लोग हैं, हल उसका इधर उधर इसका जो है कुछ हल निकालेंगे भाई, इस तरीके से हमारा कर पंचन चलता रहे। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी
एक वो बनाया है, एक रोकथाम बनाई है। रोकथाम क्या है? अगर आपने गलत आपने इनवॉइस जारी नहीं किया है, थोड़ा जल्दी ले हो, तो प्रत्येक इनवॉइस के लिए आपको 10,000 की पेनल्टी, प्रत्येक इनवॉइस के लिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये नहीं पूरे साल में है या पूरे क्वार्टर में है या पूरे नक्शों में है, प्रत्येक इनवॉइस के लिए आपको 10,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपने मान लिए फ्रॉडबाजी कर ली, आपने मैनिपुलेशन करने की कोशिश की, आपने गलत इनवॉइस बना दिया और वो पता लग गया, तो गलत इनवॉइस जनरेशन करने पर 25,000 की पेनल्टी आप पे लगेगी। ये अगर आप इनवॉइस जारी नहीं करते हैं तो जैसे प्रावधान 129 के होते हैं, वही प्रावधान इनवॉइस ना जारी करने पर भी लागू है। कल ही लेटेस्ट केस, खाली अब तक मैंने एक ही केस देखा है, ग्रामसी स्टैंपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सेल्स टैक्स ऑफिसर बेलूर 2023 75 GSTL पेज 315। इसमें क्या हुआ? माल तमिलनाडु से मेरठ आ रहा था, स्क्रैप, बैटरी स्क्रैप। उन्होंने ई बनाया, इनवॉइस जारी नहीं किया स्क्रैप का, बाकी अपने माल को तो कर दिया, लेकिन उसका इनवॉइस जारी नहीं किया। माल सीज कर लिया गया, वेलूर में माल पकड़ा गया, उनसे 47,23,000 की पेनल्टी की डिमांड की गई। मामला हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट ने पहले तो रिटर्न अटेंड करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके पास अल्टरनेट रेमेडी है, आप पहले अपील में जाइए। वहां तर्क ये दिया गया कि साहब हैवी मामला है, माल खड़ा रहेगा, जो कुछ भी है, और हैवी लॉस होगा। हम 129(6) की जो प्रोविजन है, 1 लाख रुपए जमा करके वो माल हम अपना जो वकील है वो रिलीज करवा लें। हाई कोर्ट ने 7 दिन का टाइम दिया असेसिंग अथॉरिटी को। उन्होंने कहा हम इसमें इंटरफेयर तो नहीं करेंगे। असेसिंग जो सीजर ऑफिसर ने आपका माल ई इनवॉइस के लिए ना जारी होने पर पकड़ा है और आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, पिछले सालों में भी रही है, इस साल में भी है, तो आपको 129(3) के प्रोविजन तो आपके ऊपर लागू रहेंगे। लेकिन क्योंकि आपने विनती की है कि हम जो है कुछ पैसा जमा कर सकते हैं और कुछ गारंटी दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन दाखिल करें असिस्टेंट अथॉरिटी को, वो सीनियर अफसर को, और उस पर विचार विमर्श करने के बाद वो ऑर्डर पास करेंगे। और जैसा आपने कहा कि हम जो है ऑर्डर की कंप्लायंस करेंगे और अपना माल छुटाएंगे, तो आप अपना माल छुटाकर ले जा सकते हैं। तो ये सब चीजें मैंने इनवॉइस के बारे में बताई, लेकिन चूंकि अभी कॉन्सेप्ट अभी बिल्कुल नया है, इसमें ज्यादा मटेरियल अवेलेबल अभी नहीं है, लेकिन जितना मेरे जानकारी में, जितना मैं जानकारी अपनी जुटा पाया, उतना मैंने आप सबके सामने अपना ये ई इनवॉइस का एक मैटर है, जो अपने का जो एक मेरी तरफ से जो एक मैं आपको अपने विचार रख सकता हूँ, वो मैंने आपके विचार अपने सामने। ये इनवॉइस के लिए मैं यहाँ अपने वाणी को विराम कर रहा हूँ। अब दूसरा, इसमें मैंने आपको जैसे बता दिया था 2020 से लेके वो लेटेस्ट अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है 2020 से लेके 2023
23 तक 5 अमेंडमेंट इसमें सिर्फ हुए हैं। एक तो उसमें लिमिट घटाते रहे हैं वो 500 करोड़, 100 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, और एक 2020 का जो अमेंडमेंट था जिसमें जिसमें जो एग्जेम्पशन दिए गए थे, जो एग्जेम्पशन लिस्ट थी उसमें से जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जो ये स्टेट डिपार्टमेंट या ग्राम पंचायत को जो एग्जेम्पशन दिया गया था इनवॉइस जारी ना करने का, वो पेमेंट से इनको हटा दिया गया है। क्योंकि वो ये मैंने जैसे बताया, ये कहा गया कि आप टीडीएस वगैरह भी जारी करते हैं, तो इसलिए आपको इनवॉइस जारी करना। तो मैं ई इनवॉइस के बारे में अपनी यही विराम देता हूँ। अब मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ, ई वे बिल। ई वे बिल है क्या? इसको हम दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अगर हम 50,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसकी एक सूचना विभाग को देनी, तुरंत विभाग को देनी, ये एक तरीका है। इसके लिए रूल 138 की स्थापना की गई और फरवरी 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें पहले ये कहा गया कि सिर्फ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन जो भी होंगे और जिनकी वैल्यू 50,000 होगी, लेकिन उसमें 2 एग्जेम्पशन भी दिए गए। आप हैंडीक्राफ्ट का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, या जॉब वर्क के लिए आप माल भेज रहे हैं अपने स्टेट से दूसरे स्टेट पे जॉब कराने के लिए माल भेज रहे हैं, तो उसमें 50,000 की लिमिट लागू नहीं हुई। इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू आपको इवेबल बनाना पड़ेगा। क्योंकि परेशानियां काफी आ रही थी, अमेंडमेंट ये लागू तो कर दिया लेकिन परेशानी आने लगी। जैसे ही इनवॉइस जारी करें तो पता लगा साइट एकदम ब्लॉक। 3 बार ई-वे बिल को ये समझ ले कि आगे बढ़ाना पड़ा। फर्दर कुछ स्टेट है तो एक अप्रैल 2018 और यूपी में 15 अप्रैल 2018 को ई-वे बिल के लिए घोषणा की गई कि आपको ई-वे बिल बनाना जरूरी है। बनाएगा कौन? पहले बताऊं मैं आपको, ई-वे बिल के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में सारी जानकारियां। मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैंने आपको बताया कि 50,000 की सर्विसेज या जो भी ट्रांजेक्शन हो उसके जरूरी है। लेकिन आप अगर शेयर परचेज करते हैं, आरसीएम की लायबिलिटी अगर है तो भी आपकी लायबिलिटी ई-वे बिल बनाने की है। अब बनाएगा कौन? मैं इसमें जाना नहीं चाहता ज्यादा, सबको पता है माल भेजने वाला बनाने वाला वो बना सकता है। और जैसे अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है तो कोई भी बना सकता है। तो इस तरीके से ये कई चीजें दी गई हैं कि कौन कौन बना सकता है। मैं इसमें ज्यादा नहीं जानता, तो लोग इसमें काफी अभ्यस्त हो गए हैं। तो इसमें अगर ई-वे बिल व्यापारी द्वारा नहीं बनाया गया है और ट्रांसपोर्टर को आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है,
ट्रांसपोर्टर भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। अब मान लीजिए आपने ई वे बिल तो बना दिया, ई वे बिल आपने बना दिया, लेकिन माल नहीं जा पा रहा, तो आप विद इन 24 आवर्स उसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, आप कह रहे थे माल तो गया ही नहीं और हमने कैंसिल कर दिया। पता लगा उसमें वो तो अधिकारी महोदय आए थे और वो तो चेक करके चले गए, आपका तो माल जा रहा था। तो उसमें ये कहा गया है कि अगर आपका अधिकारी द्वारा हो गया है, आपकी उसकी चेकिंग हो चुकी है, तब आप कोई अपना जो ईमेल है वो कैंसिल नहीं करवाएंगे। अब इसमें क्या है, आपने ईवी बिल बनाया, आपने ईवी बिल बनाया, माल आपने भेजा, व्यापारी आपका माल नहीं लेना चाहता, वो इस ट्रांजैक्शन से खुश नहीं है, ट्रांजैक्शन वो कैसे कर रहा है, तो उसको पावर है जो 72 घंटे के अंदर आपको इसके लिए आपने जो ईमेल बनाया है इसको अनुरोध कर सकता है कि मुझे माल नहीं और अगर 72 घंटे के बीच में आपने ईमेल माल बना के भेजे हैं तो ये समझा जाएगा कि आपका माल उस व्यापारी द्वारा एक्सेप्ट कर दिया गया है और आप वो माल लेने के तैयार है और आप माल भेजेंगे। अब इसमें क्या है, 2031 अब समय कितना है इसमें दिया गया है, 31 मार्च वो 31 दिसंबर 2020 तक प्रत्येक शांत रखें प्लीज, इधर डिस्टर्बेंस होता है। अगर मान लीजिए आपने माल भेजा और दूर जा रहा है माल, तो 31 दिसंबर 2020 तक कंटेनर्स के लिए 20 किलोमीटर और अन्य वाहनों के लिए 200 किलोमीटर प्रत्येक दिन का प्रावधान रखा गया था। इसमें न्यूज स्टार्ट भी नहीं होने लगी, पता लगा वो 200 किलोमीटर के अंदर वो तो एक दिन के अंदर ही फेरे लग चुके हैं। ये एक संज्ञान गवर्नमेंट में आया और इसको अमेंड करते हुए ये कहा गया 1/1/2021 से ये लिमिट घटा दी गई और अब आपको 100 किलोमीटर पर डे का दिन दिया गया है और उसके बाद फॉर एवरी 100 किलोमीटर पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल, यानी कि आपका मान लीजिए अगर आपका 2000 किलोमीटर है तो 20 दिन के अंदर जो है आप माल उसको पहुंचा सकते हैं। पहले 200 किलोमीटर का था, मैं उल्टा कह सकता 100 किलोमीटर के अंदर एक दिन के लिए वैलिडिटी दी गई। अब ये है कि ये कहा गया है कि क्या सबको ईमेल बनाना जरूरी है? नहीं, इसके लिए कुछ एग्जेम्पशन हाँ, मैं अभी आपसे अनुरोध कर रहा था, पहले 100 किलोमीटर पर डे का टाइम दिया गया था, अब 200 किलोमीटर पर डे का दिया गया, यानी कि 200 किलोमीटर अगर आपकी 2000 किलोमीटर पे आपको माल भेजना तो केवल आपको 10 दिन मिलेंगे और पहले आपको जो है 20 दिन मिला करते थे। अब आपको ई वे बिल
किन किन लोगों को छूट दी गई है बनाने के लिए, तो 138 रूल 14 इसके लिए बताया है कि एक एनेक्शन किया गया है। एनेक्शन के में अगर आप माल भेज रहे हैं, एनेक्शन क्या है मैं पढ़ देता हूँ। लिक्विड पेट्रोलियम गैस फॉर सप्लाई ऑफ household and non-domestic exempt category consumers, kerosene oil sold under PDS, postal baggage transported by Department of Post, natural or cultured pulse and purses or semi-purses stores, previous metals and metals clad with previous metals. यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ। लेटेस्ट अमेंडमेंट में ये क्लॉज करीब हटा दिया गया है और स्टेट को पावर दे दी गई है कि आप अगर कीमती पत्थर या ज्वेलरी 2 लाख से ऊपर की सेल कर रहे हैं तो स्टेट चाहे तो इस पे ई बिल लागू कर सकती है। 3 स्टेट है, वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। उन्होंने 1 अगस्त से इस स्टोर जो इस तरह का एग्जेप्शन है वो विड्रॉ कर लिया है और उनको ईमेल बनाना जरूरी हो गया है। करेंसी है, यूज पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स है, कोरल है और क्या क्या चीजें हैं। मान लीजिए आप कोई माल बैलगाड़ी से भेजेंगे, क्या ईमेल बनाना जरूरी है? नहीं। Where the goods are being transported by a non-motorized conveyance, आपको ईमेल बनाने की जरूरत नहीं। आपका माल आया बाहर, विदेश से आया, कस्टम पोर्ट पे आपका माल पड़ा है, कंटेनर तक आपको ले जाना है, तो उसके लिए भी आपको अगर अपना कंटेनर है तो उसको ले जाने की जरूरत, लेकिन उसमें एक बाध्यता करती है, ये 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट जो नोटिफाई कर दे उनके लिए अल्कोहलिक लिकर है, ह्यूमन कंजम्पशन है, पेट्रोलियम ऑयल है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पीड है, ओवन लोन एंड पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन और टर्बाइन फ्यूल। और इसमें एग्जेक्टिव गुड्स में सिर्फ एक आपको मैं बताता हूँ, ऐसी रेट के लिए तो एग्जेम्प्ट है। एक्सपोर्ट आइटम होता है, क्योंकि उसमें आईटीसी फिर आप उसका रिफंड क्लेम करते हैं, लेकिन टैक्स इस पर नहीं देते, तो लेकिन उसके लिए भी आपको ई बिल बनाना जरूरी है। ये एक बाध्यता रखी गई है कि अगर आप एक्सपोर्ट माल कोई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कोई माल कर रहे हैं तो आपको ई बिल बनाना जरूरी है। और कोई माल डिफेंस वाले अपने लिए इधर से उधर भेज रहे हैं, उनको भी ई बिल जरूरी नहीं है। पेट्रोलियम गैस भरने के लिए एम्प्टी सिलेंडर भेजे जा रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी नहीं है। लास्ट, अगर आपका माल भूटान से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है या जा रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू आपको ई बिल बनाने की आवश्यकता है। 2 स्टेट ऐसी हैं, ट्रांसपोर्ट एंड भूटान, जिसपे where the goods being transported and cargo from नेपाल और भूटान, 2 स्टेट ऐसी हैं जिनके लिए आपको ई बिल बनाने की आवश्यकता नहीं। ये तो एक संक्षिप्त मैटर थे। अमेंडमेंट की बात करूं मैं आपको, इसमें 3 लेटेस्ट अमेंडमेंट का मैं जिक्र करूंगा। एक तो मैंने कहा था टाइम लिमिट बढ़ाई गई थी शुरू में ही, पहले 28 फरवरी से और वो जरूरी था, फिर वो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 15 अप्रैल 2018 कर दिया गया। उसके बाद
ई वे बिल जो गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं उनको जो पहले एग्जम्पशन दिया गया था ना बनाने का, उनको हटा दिया गया। और तीसरा, अभी मैंने लेटेस्ट बताया, जो लेटेस्ट जुलाई में अमेंडमेंट हुआ है, जो एग्जम्पशन ज्वेलरी वालों को था, वो भी स्टेट को पावर दी गई है, हटाया नहीं गया है, स्टेट को पावर दी गई है। और सारी स्टेट कर ही देंगे कि जब 3 स्टेट ने कर दिया सभी कर देंगे। तो 3 स्टेट ने अगर कर दिया है वो, और उसमें लेकिन लिमिट रख दी गई है कि अगर मान लो आपका ट्रांजेक्शन 2 लाख से ऊपर होगा, कोई माल आप ज्वेलरी का 2 लाख से ऊपर भेज रहे हैं, प्रेसियस स्टोन है, ज्वेलरी है, कुछ है, अगर आप भेज रहे हैं तो स्टेट को पावर दे दी गई है कि आप उस पर ई बिल की अनिवार्यता करें। और मैंने जैसे कहा 3 स्टेट ने उसको कर भी दिया है, यूपी भी अब करने जा रही है, जैसे विचार चल रहा है। तो ये एक छोटी सी जो रूपरेखा था ई बिल की, वो मैंने आपको बताई। अब जैसा भाई साहब का आदेश था, लेटेस्ट सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन रूलिंग्स अपॉन जीएस अपॉन ई बिल, सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर, बहुत छोटी छोटी पेनल्टीज, उसमें 129 में माल रोकते थे और पहले वो टैक्स और इंटरेस्ट लेते थे, अब पेनल्टी हो गई। लेकिन 14/9/2018 में एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने जारी किया है, उसमें सर्टेन कंडीशंस दी गई है कि जैसे अगर मान लीजिए आपका व्हीकल जा रहा है, उसकी डिजिट 2 डिजिट कुछ फर्क हो गई, इनवॉइस में कोई डिजिट फर्क हो गई, या और कुछ छोटी मोटी टेक्निकल गलती है, अगर ये गलतियां हो गई हैं तो केवल 500 रुपए अर्जन लगाकर आप ना छोड़ो। मैं 14/9/2018 को 18 का सर्कुलर विस्तृत रूप में तो यहाँ भी डिस्कस नहीं करूंगा, लंबा सर्कुलर है, रूलिंग मुझे काफी पेश करनी है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 14/9/2018 का जो सर्कुलर है उस पर आप जरूर ध्यान दें। अब रूलिंग पे मैं आता हूं। मान लीजिए नहीं जब अब आपने मान लो ई बिल नहीं बनाया, माल आपका जा रहा है, अधिकारी तो बस टैक्स का दुगना पेनल्टी मांग के बैठ जाएंगे। लेकिन त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट किया, भोपाल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा, नोट करना चाहे लोग तो नोट कर सकते हैं, 2021 76 एनटीएन 404। उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी पेनल्टी आपके पास माल नहीं है, तो जैसा 122(14) में है कि डॉक्यूमेंट अगर ना हो तो केवल 10,000 की पेनल्टी लग सकती है, तो आप 10,000 की पेनल्टी लगा सकते हैं। ये नहीं कि आपका टैक्स का दुगना या ये बराबर दुनिया भर के जो इतना हैवी टैक्स ये लगा देते हैं, तो ये आप नहीं लगा सकते। बड़ा अच्छा जजमेंट है ये। अब मान लीजिए माल आपका जा रहा है, किसी कारण से आप ई बिल नहीं बना पाए, माल आपका अधिकारी द्वारा रोक लिया गया, जैसे ही अधिकारी ने माल आपका रोका, आपने तुरंत ई बिल अपना जनरेट किया, शोकराज उत्तर का आपको जैसे समय दिया गया है, सीजन से पहले वो दिया था कि आप कितनी जमा करेंगे, आपका माल शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपने ई बिल जनरेट करते अधिकारी के सामने उसको पेश कर दिया, तो उन्होंने कहा कि आपको ये सीजन नहीं करना है, कोई पेनल्टी नहीं लग सकती। इसमें 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न ट्रेजर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2018 14 GSTN 184 इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है ये, और लॉजिस्टिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 245।
दो जजमेंट ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें ये कहा गया कि ठीक है, आपसे अगर नहीं आप बना पाए लेकिन आपने बना लिया और अधिकारी के सामने सीजर से पहले वो पेश कर दिया, तो आपका माल बिना जमानत के छोड़ दिया जाएगा। अब एक रूलिंग है वरुण बेवरीज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 51 BLJ 295। इसमें क्या हुआ, गाड़ी नंबर बिल्कुल फर्क था, माल सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सब सही थे, लेकिन ईवे बिल में और जो इनवॉइस थे उसके में गाड़ी नंबर फर्क, रजिस्ट्रेशन नंबर फर्क। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा कि आपको कोई भी आप माल पकड़े, पेनल्टी लगाएं, टैक्स करें, उसके लिए आपको जरूरी है कि आप ये साबित करें वहां पर उसकी टैक्स इवेजन की संभावना है। ह्यूमन एरर से मान लीजिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत पड़ गया है, तो आप उसको सीजन नहीं कर सकते, पेनल्टी नहीं लगा सकते। इसी तरीके से आप एक जजमेंट आया था संगीता ज्वेलर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट ज्वेलर था, वो मामला शासन तक गया, उसके वो माल जा रहा था सोने की, उन्होंने अधिकारियों द्वारा सारा सोना जब्त कर लिया, ड्यूटी भी कर लिया। कहने लगे आपका जो है ये ईवे बिल कई बार यूज हो चुका है। तो इसी को बेस बनाते हुए DI एग्रो मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 81 NTN 190 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि केवल प्रेजम्पशन के बेस पर आप माल नहीं रोक सकते, कोई सीजन नहीं कर सकते। अब देख रहे हैं आप, ईवे बिल हम बनाते हैं, एक्सपायर हो जाता है। अब तो बहुत उल्लीस आ रही है, पहले तो ईवे बिल एक्सपायर जैसे हुआ, अधिकारियों को चाहे 10 मिनट पहले एक्सपायर हुआ, माल रुका, जमा करो ये पैसे। अब करीब करीब हर महीने कोई ना के माननीय उच्च न्यायालय डिसाइड कर रहा है, जिसमें ये कह रहा है कि अगर जब तक आप ये इस्टेब्लिश ना करते हैं कि जहाँ टैक्स इवेजन है या डिपार्टमेंट को धोखा दिया जाता है, तो एक्सपायर्ड पर माल अगर जा रहा है तो वो आप उसको पेनल्टी या सीजन नहीं कर सकते। मार्केट वैल्यू और आपका ईवे बिल बना है, अधिकारी ने कहा ये तो आपका गया अंडर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन पे कोई ईवे बिल नहीं, ईवे बिल आप ये नहीं करते गलत बना है। इसमें तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विद कॉस्ट अलाउ करते हुए माल छोड़ने के आदेश दिए गए। ये है इसमें स्टील स्टीओ वर्सेस एडिशनल कमिश्नर डेट 2 2022 79 NTN 417। अब क्या है, कई केसेस में ऐसा होता है और ज्यादातर इसमें ऐसा होता है, बिल टू शिप टू, इसमें कुछ फर्क हो जाता है। मान लीजिए कहीं माल जाना है, बिल टू शिप टू, इसमें फर्क हो जाता है। तो इस बेस पे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि बिल टू या शिप टू में अगर थोड़ा बहुत एड्रेस का फर्क है तो ईवे बिल आप गलत नहीं कर सकते, पेनल्टी आप इस पे नहीं ले सकते, सीजन नहीं कर सकते। ये है रामा स्टील वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ तमिलनाडु 2020 44 GSTL 228। अब एक चीज है, आपका क्वेश्चन है whether he was required
हाँ सर, ये क्वेश्चन आया है, वेदर ई इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन केस ऑफ डेबिट नोट इशूड अगेंस्ट परचेज बाय बायर और इट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द सप्लायर व्हेन ही विल इशू द क्रेडिट नोट। जब आप अपने रिटर्न भरेंगे, आपको जब वो डेबिट नोट जिसने इशू किया है वो भी दिखाएगा, और जिसने क्रेडिट लिया है, क्रेडिट नोट जिसको मिला है, दोनों को दिखाएगा। दोनों को दिखाना इस बात में, एक को नहीं चलेगा, दोनों को दिखाना पड़ेगा। मैं भाई साहब, मेरा फोन नंबर आप नोट कर लीजिए और मुझे आप कॉल करिएगा, मैं आपको इसके लिए जजमेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बहुत लेटेस्ट जजमेंट है, हालांकि वो अभी किताबों में साइट नहीं हुआ है। अगर पार्ट बी पूरा नहीं भरा है तो क्या पेनल्टी और सीधे जस्टिफाइड है? हाई कोर्ट ने कहा, हम बार बार ये वर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको हाई कोर्ट की, बाय वी आर saying in the judgment that if no tax evasion is involved, no penalty or trigger should be paid. ठीक है, आप उससे कहिए कि वह आप जल्दी से नहीं कह सकते हैं, उसको टाइम दे सकते हैं, आप उसको टाइम देंगे, आप कोई ई बिल जो है उसमें पार्ट बी भर के आपके सामने पेश कर देगा। ये तो आप लेकिन एकदम ये नहीं कह सकते कि आप पैसा जमा करें। तो इसका ये है सिटी कार्ड डिटेल वर्सेस सीजीएसटी रेट नंबर 2285/19 ऑर्डर डेटेड 6/9/2022 जजमेंट हैज नॉट बीन रिपोर्टेड yet now। इसी तरीके से दूसरा भी जजमेंट आया है कमलेश स्टील ईवीबी के बारे में, पार्ट बी के बारे में ही, कमलेश स्टील वर्सेस डीसी 2021 45 जीएसटीएल 251। अब एक कभी कभी माइनर मिस्टेक हो जाती है आदमियों से, बिल बनाया उसने और माल प्रांत में ही जा रहा है, अंतर प्रांतीय बिक्री हो रही है, माल 50,000 से ऊपर है, लेकिन उसने एलजीएसटी और सीजीएसटी के बदले उसने आईजीएसटी इनवॉइसेस में लगा दिया। अधिकारी द्वारा माल पकड़ा गया, अधिकारी बार बार जैसे मैंने कहा, जैसे कोर्ट रिपीट कर रही है कि ठीक है एसजीएसटी सीजीएसटी मिला के आईजीएसटी होता है, यानी कि डबल आईजीएसटी अकेला होता है, लेकिन उससे गलती हो गई, उसने मुरादाबाद माल भेज रहा था मेरठ से, उसने आईजीएसटी लगा दिया, टैक्स वही 18 है, तो क्या है माल रोका जाएगा? भाई कोर्ट ने कहा नहीं। आप ये बताइए इसमें निवेदन क्या कर रहा है वो? अगर उससे कोई गलती हुई है, पहली बात तो उसको टैक्स में अपने आप से उसको भुगतना पड़ेगा, दूसरी बात ये उसमें उसकी गलती क्या है, और वो आप गलती सुधार देता है, आपने रिटर्न पे कर देता है, जैसे आपने टाइम भी दिया हुआ है, अपने रिटर्न पे शो कर देता है और नवंबर 2000 का अगले साल तक का टाइम भी दिया था, हाईकोर्ट ने बड़ा एलिमिनेट किया उसे, तो उसमें गलती क्या है? क्या टैक्स इवेजन हो गया, उसने आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी उसमें बन गया, उसकी गलती हो गई, उसके मुनीम से गलती हो गई, तो क्या टैक्स इवेजन हो गया? तो क्योंकि समय की बाध्यता थी, रूलिंग मेरे पास बहुत थी, लेकिन बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा है कि आप अपना विराम दीजिए अपनी लैंग्वेज को, अपने भाषण को, अपने वक्तव्य को। मैं मेरा फोन नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं 9837200895 9760787879। आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकते हैं और
मुझे खुशी होती है, मैं विभिन्न जनपदों से, पूरे प्रदेश के जनपदों से बात करता हूँ, क्योंकि ये नहीं कि मैं अपने इसमें अपना कुछ बड़प्पन समझ रहा हूँ। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी और मुझे नहीं पता तो उसे खोजने की तैयारी करूंगा, मुझे खुद पढ़ने को अच्छा मिलेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपकी समस्या है मेरे से व्यक्तिगत कॉन्टेक्ट करें और मैं अधिक से अधिक प्रयास करूंगा कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको विराम देता हूँ अपने शब्द को, और मेरे जो अगले अधिवक्ता हैं कानपुर से आए अग्निहोत्री जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना विभाग। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। हेलो सर, एक क्वेश्चन पूछना था सर से। हेलो 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 सर से क्वेश्चन पूछना था। हेलो हेलो बोथरा जी, आज सेमिनार लाइव चल रही है, इसलिए इस क्वेश्चन को रख लो, आप पर्सनली उनसे नहीं पूछ नहीं लीजिएगा। नहीं नहीं सर ने जैसे तो क्वेश्चन दिया था कि वीडियो को टैक्सेबल बिल क्यों नहीं काट सकते भाई, बस वही पूछना था। वो स्पीकर थे डाइस पर, अच्छा वहां से चले गए हैं, आप उसको रख लीजिए, उनका पर्सनल नंबर पे आप उनसे फोन कर लीजिए। अच्छा ठीक है, चैट बॉक्स में। ओके। आप कोई दूसरे आएंगे बोलने के लिए क्या, कि बंद समझे बंद इसको? आज के विकास वेबिनार पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं एडवोकेट राहुल शर्मा, आपके ज्ञान वर्धन के क्रम विकास वेबिनार में हमारे युवा साथी अखिल अग्निहोत्री जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और ये पुत्र हैं हमारे सम्मानित अधिवक्ता श्री शशिकांत अग्निहोत्री जी कानपुर से, जो उपकास के बुलेटिन, उपकास के ज्ञान वर्धन के लिए एक बुक भी पब्लिश करते हैं। तो आप इनको युवा साथी को हमारे करेंगे और आप इनसे ज्ञान वर्धन लीजिए, बहुत अच्छा आपका ज्ञान वर्धन कराएंगे आज में, और इनको माइक देते हुए आगे के लिए प्लीज। इसी क्रम में हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री मिश्रा जी द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद आपके समक्ष आज सेक्शन 129 जीएसटी एक्ट के ऊपर कुछ चर्चा करूं। सेक्शन 129 जो सेक्शन 129 जो हमारा सेक्शन है जीएसटी एक्ट का, ये सेक्शन तब लागू होता है जब कोई भी टैक्स पेयर कोई भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, तब इसके प्रोविजंस लागू होते हैं। इसमें जो गुड्स होते हैं वो टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड गुड्स दोनों कवर्ड होते हैं इस सेक्शन में। अब इस सेक्शन के अंदर जो व्यापारी दिक्कतें फेस करता है उसके ऊपर मेरे पास कुछ हाई कोर्ट्स के जजमेंट और सर्कुलर हैं, वो भी आज मैं आपके सबके साथ डिस्कस करूंगा। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 129 से। तो सेक्शन 129 जो है वो बात करता है डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ द गुड्स जब वो एक ट्रांजिट में होते हैं, जिसमें इंटेंट बोली जाती है कि टैक्स पेयर की है कि वो टैक्स इवेजन कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 129(1) से, जो ये कहता है कि जब कोई भी पर्सन ट्रांसपोर्ट करता है कोई भी गुड्स को, तो वो कंट्रोवर्शन करता है प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स, and all such goods and convenience means of transport for carrying the goods and documents relating to such goods conveyance shall be liable to detention or seizure. After detention or seizure shall be released.
इसका मतलब ये है कि जब कोई भी टैक्स पेयर ट्रांसपोर्ट कर रहा है कोई भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ है, तभी उस पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि आप टैक्स इवेजन कर रहे हैं, तब इसके प्रावधान लागू होते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहला प्रावधान पढ़ना चाहूंगा सेक्शन 129(1)(a) का, जो कि ये बोलता है ऑन पेमेंट ऑफ द एप्लीकेबल टैक्स पेनल्टी इक्वल टू 200% of the tax payable on such goods, and in case of exempted goods on payment of amount equal to 200% of the value of the goods or 25,000 rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such tax and penalty. मतलब कि जब कोई ओनर ऑफ द गुड्स, जब उसके गुड्स पकड़े जा रहे हैं और ओनर ऑफ द गुड्स खुद सामने आ रहा है अपने गुड्स को छुड़वाने के लिए, तब सेक्शन 129(1)(a) लागू होता है। अगर ओनर ऑफ द गुड्स सामने नहीं आ रहा है अपने माल को छुड़वाने के लिए, और कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर या फिर कोई अन्य आदमी आ रहा है और ये क्लेम कर रहा है कि ये गुड्स उसके हैं, तो सेक्शन 129(1)(b) लागू होता है। अब इस पे मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट कोट करना चाहूंगा, जिसमें मैं खुद अपीयर हुआ था, मार्गो ब्रश इंडिया एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि जब ओनर ऑफ द गुड्स खुद सामने आ रहा है तो सेक्शन 129(1)(b) कैसे लागू हो सकता है। तो इसमें मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला। हमारे CBIC का एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 76/50/2018, डेटेड 31 दिसंबर 2018। इसमें ये बोला गया है कि सेक्शन 129(1)(a) of the act provides that where owner of the goods come forward for the payment of penalty, the amount has to be 200% of the tax payable, where in the case in hand the penalty has been divided to be of 100% of the value of the goods। ये तो हमारा सेक्शन ही कहता है, पर इसमें सर्कुलर में .6 एक सर्कुलर में है, जिसमें ये बात क्लैरिफिकेशन दी गई है CBIC की तरफ से कि who will be considered as the owner of the goods for the purpose of section 129(1) of the GST Act। जिसका मैं ये आपको उसका क्लैरिफिकेशन पढ़ के सुनाता हूँ। Clarified that if the invoice or any other specified document is accompanying the consignment of the goods, then either the consignor or consignee should be deemed to be the owner of the goods. If the invoice or other specified document is not accompanying the consignment of the goods, then in such case the proper officer should determine who should be declared as the owner of the goods। इसका मतलब ये है कि जब हमारा टैक्स पेयर का माल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, ई-वे बिल, इनवॉइस, बिल्टी सब कुछ चल रहा है, तो जो माल भेज रहा है और जो माल ले रहा है, अगर वो दोनों लोग मौजूद हैं तो वही ओनर ऑफ द गुड्स कंसिडर किए जाएंगे। अगर उन दोनों में से कोई मौजूद नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी को भी ओनर ऑफ द गुड्स डिक्लेयर कर सकता है। इसमें हाई कोर्ट ने ये जब इसमें इस केस में ये हुआ था कि जवाब ओनर ऑफ द गुड्स ने दिया था, तब भी अधिकारी ने उसको ओनर ऑफ द गुड्स ना मानते हुए 129(1)(b) में पेनल्टी लगा दी थी। तो हाई कोर्ट ने इसको रिमांड बैक करते हुए ये बोला कि आप 129(1)(a) में पेनल्टी लगा के गुड्स को रिलीज करिए। अब एक जजमेंट और है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, रिया ट्रेडर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023, जिसमें ये बोला गया है कि अगर आप 129(1)(b) की नोटिस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या उसमें हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है, आपके बीच में बताना चाहूंगा कि अगर आपकी ई-वे बिल, इनवॉइस और सब कुछ, अगर पेटिशनर ई-वे बिल, इनवॉइस सब कुछ जो है वो अगर कंसाइनर का मेंशन्ड है ई-वे बिल एंड इनवॉइस पे उसका नाम, तो फिर उस जगह पे जरूरत नहीं है कि आप किसी और को या ट्रक ड्राइवर को उसका मालिक घोषित करते हैं।
आपको ई-वे बिल और इनवॉइस पे चेक करना है कि फर्म का नाम क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है। आप किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे नोटिस नहीं जारी कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वो 129(1)(b) में। अब आगे बढ़ते हुए एक जजमेंट में और 129(1) के आपके समक्ष पेश करूंगा। भवानी ट्रेडर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें हाई कोर्ट ने ये तक बोला है कि ई-वे बिल एज अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप है। जो भी माल चल रहा है आपका, उसमें ई-वे बिल अगर आपका चल रहा है और उस पे कंसाइनर या कंसाइनी का नाम लिखा है, तो वो भी ये प्रूफ करता है कि वो दोनों में से कोई एक उसका ओनर है। तो इसमें हाई कोर्ट ने यही बोला है कि अगर आपका ई-वे बिल और ई इनवॉइस दोनों चल रहे हैं, तो ये प्रूव करता है कि जो कंसाइनर है या कंसाइनी है वही इस माल का स्वामी है। और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये हाई कोर्ट ने बोला कि आपने ये बहुत बड़ा एरर किया है और इस प्रोसीडिंग्स को 129(1)(a) में किया जाए, ना कि 129(1)(b) में। तो ये कुछ जजमेंट थे सेक्शन 129(1)(a) और 129(1)(b) पे। अब मैं आपके सामने 129(1)(c) पढ़ना चाहूंगा। Upon furnishing a security equivalent to the amount payable under clause A and B of 129(1)(a) in such form and manner as may be prescribed, provided that no such goods or convenience shall be detained or seized without serving an order of detention or seizure on the person transporting the goods. बहुत कम जजमेंट है हमारे पास 129(1)(c) पे, जिसमें से मैं आपके सामने केरला हाईकोर्ट का जजमेंट पेश करना चाहूंगा, जिसमें केरला हाईकोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई भी कंसाइनर या कंसाइनी सामने आ रहा है और वो 129(1)(c) के सारे प्रोविजंस को कंपाइल कर रहा है और वो ये बोल रहा है कि मैं उसके सारे प्रोविजंस को पूरा करूंगा, तो असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर के सामने कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए कि वो उसके गुड्स को ना छोड़े, वो उसके गुड्स को छोड़े और जो भी पेंडिंग फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स होती है अंडर सेक्शन 129 वो समय के रहते हुए पूरी करें। ये हो गई बात सेक्शन 129(1) की। अब बढ़ते हैं सेक्शन 129(2) पे। अच्छा, एक जजमेंट और रह गया है, वो भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। 129(1)(a) 129(1)(a) एंड बी पे बोकोरो ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें क्या हुआ कि जो हमारा टैक्स पेयर होता है उसको कुछ टेक्निकलिटीज फेस हुई ऑनलाइन अपील फाइल करने में। हुआ ये कि डिपार्टमेंट ने MOB 9 का ऑर्डर जारी कर दिया, बट MOB 9 के साथ जो DRC 07 होता है वो नहीं जारी किया। तो हम सबको ये पता है कि जब तक DRC 07 नहीं जारी होता है तब तक ऑनलाइन अपील नहीं फाइल हो सकती है, क्योंकि उसमें हमको ऑर्डर ID वगैरह सब डालना पड़ता है ऑनलाइन अपील फाइल करते समय। तो इसमें झारखंड हाईकोर्ट ने ये सर्कुलर को कोट करते हुए बोला, सर्कुलर का नंबर है 41/2018, उसका पैरा 2 कि petitioner is also prepared to provide a bond and bank guarantee an amount equal to the liability fastened under form GST MOB 09 in exchange for the release of this vehicle. According to the petitioner, learned counsel and the proper direction will be issued in this regard. The vehicle would be released right away in accordance with the law upon submitting an appeal, providing a bond and bank guarantee for an amount equal to the liability fastened under form GST MOB 09. तो इसमें हाईकोर्ट ने ये बोला है कि जब तक आप समरी ऑफ द ऑर्डर को अपलोड नहीं कर रहे हैं कॉमन पोर्टल पे, जो बहुत सारे अधिकारी हमारे बीच में नहीं करते हैं कभी कभी, तब तक आप MOB 9 के उस पे कोई भी टैक्स पेयर अपील नहीं दाखिल कर सकता है। तो DRC 07 और MOB 9 दोनों एक साथ इशू करना एक अधिकारी की जिम्मेदारी है।
अब बढ़ते हैं सेक्शन 129 सेक्शन 129 जो कि कमेंट हो गया है बाय फाइनेंस एक्ट 2021 बाय नोटिफिकेशन 39 ऑफ 2021। ये सेक्शन अब हमारे बीच में नहीं रहा है। तो अब बढ़ते हैं सेक्शन 129(3) पे। ये सेक्शन हमारे टैक्स पेयर को इस तरह लागू होता है कि ये प्रॉपर ऑफिसर जो भी होता है, जब वो गुड्स को डिटेन करता है या सीज करता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो टैक्स पेयर को नोटिस के 7 दिन के अंदर, और 7 दिन के अंदर जब वो नोटिस दे रहा है और स्पेसिफाई कर रहा है कि एक क्वेश्चन आया है, काइंडली प्रोवाइड रोलिंग ऑन चैट बॉक्स। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल सकते हैं, मैं सारी रोलिंग ऑन दे एक क्वेश्चन और आया है कि फुल साइटेशन ऑफ रोलिंग। ओके ठीक है, मैं बोलूंगा पूरी साइटेशन, आप नोट कर सकते हैं। तो हाँ, सेक्शन 129(3). तो सेक्शन 129(3) जो है वो प्रॉपर ऑफिसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो टैक्स पेयर को 7 दिन के अंदर नोटिस इशू करे और फिर अगले 7 दिन के अंदर उसका ऑर्डर पास करे फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस for the payment of penalty under section 129(1)(a), (d) और section 129। तो इसमें जो कुछ रेलेवेंट जजमेंट्स हैं वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छा जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का, दीपम रोडवेज वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर। इसका अगर आप लोग रेट नंबर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, 476 ऑफ 2023। तो इसमें ये इशू हुआ था कि जो प्रॉपर ऑफिसर होता है उसने तो इसमें इशू ये हुआ था कि जो प्रॉपर ऑफिसर था उसने नोटिस तो 7 दिन के अंदर अंदर दे दी थी, बट जो ऑर्डर होता है, डिटेंशन ऑर्डर होता है, जो इम्प्यून्ड ऑर्डर बोलते हैं हम लोग, वो उसने आफ्टर 7 days ऑफ सर्विंग द नोटिस दिया था। तो इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जो held that the impugned order passed beyond the period of 7 days from the date of service of the impugned notice, it is contrary to the section 129(3) of the GST Act, quashed the impugned notice and impugned demand order, directed the respondents to release the detained vehicle and goods of the petitioner within 1 week. इसमें हाई कोर्ट ने ये बोला कि अगर आप impugned demand order पास कर रहे हैं beyond the period of 7 days from the date of service of notice, तो वो कॉन्ट्रोवर्शन है सेक्शन 129(3) ऑफ द जीएसटी एक्ट। अब इसमें एक जजमेंट और है हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट का, शिप स्क्रैप सेल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसका अगर आप लोग, इसमें एक क्वेश्चन आया है, बिल शिप ट्रांजैक्शन स्टेट इन द नेम ऑफ द बायर इंस्टेड ऑफ द states, इसमें एक क्वेश्चन आया है, इन बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन if e-way bill prepared by mistakes in the name of buyer instead of consigning, both are in different states, is there any judgment? देखिए इस जजमेंट को मैं आपको लिए ढूंढ के दे दूंगा, ये SR शाह जी ने पूछा है, ये IGST का मैटर लग रहा है, इस पर मैं आपको एक जजमेंट ढूंढ के दे दूंगा आपको। आप मुझे अपना हाई लिख के भेजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको इसमें जजमेंट ढूंढ के दे दूंगा। तो अब इसमें एक जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, शिप स्क्रैप सेल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रिट टैक्स नंबर 1519 ऑफ 2022। जिसमें हुआ ये था
कि नोटिस जो बनाते हैं मूवी 07 वो ट्रक ड्राइवर के नाम बना दी गई थी, और जो माल था वो ऑब्वियसली किसी और का, तो कंसाइनर या कंसाइनी का था। तो इसमें जो कंसाइनर ने या कंसाइनी ने बाद में जाके अथॉरिटीज के सामने एप्लीकेशन भी दी कि ये माल के स्वामी हम हैं। तो इसमें हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन ली कि जी ये एसआर शाह जी ने जो जजमेंट के बारे में पूछा था वो हमारे पीयूष जी ने हमको दिया अभी। ये जजमेंट का नाम है रामा स्टील वर्सेस डिप्टी कमिश्नर 2022 44 GSTI 228 GSTL 228। ये भी मैं इसमें कमेंट बॉक्स में लिख भी दूंगा इसकी साइटेशन, तो आप उससे कॉपी कर सकते हैं। तो ये शिप स्क्रैप स्किल्स में जब जो कंसाइनर और कंसाइनी ने एप्लीकेशन करी रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज के सामने, तो उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन लिया कि जब तक आप जो भी माल का स्वामी है उसको सुन नहीं रहे हो और आप अपने मन से ऑर्डर पास कर दे रहे हो, तो ये चीज गलत है। माल के स्वामी को सुनने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अब बढ़ते हैं सेक्शन 129(4) पे। सेक्शन 129(4) भी यही कहता है कि कोई भी पेनल्टी सेक्शन 129(3) के अंतर्गत नहीं लगनी चाहिए जब तक आप किसी भी व्यापारी को पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं सुनने की। तो इसके ऊपर भी कुछ रेलेवेंट जजमेंट्स हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के। एक जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का, संगम वायर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसका अगर आप लोग रिट नंबर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सिविल रिट ज्यूरिडिक्शन केस नंबर 4924 ऑफ 2023। तो इसमें जो इशू हुआ था वो ये हुआ था कि जब तक सेक्शन 129(3) की पेनल्टी नहीं लगा सकते जब तक सेक्शन 129(4) में हियरिंग की अपॉर्चुनिटी ना दी जाए। तो इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो नोटिस इशू करी गई थी सेक्शन 129(1)(a) में, वो कुछ नहीं बस एक फॉर्मेलिटी की नोटिस थी जिसमें कोई भी टाइम अपॉर्चुनिटी व्यापारी को नहीं दी गई कि वो आके जवाब पेश करे अधिकारी के सामने। और उसके तुरंत बाद सेक्शन 129(3) में उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा दी गई नोटिस इशू करने के तुरंत बाद। तो ये बिहार पटना हाईकोर्ट ने इसको बोला है कि ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है और ये इनहेरेंट ये सेक्शन 129(4) के प्रोविजंस को वायलेट करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 129(5) पे। सेक्शन 129(5) ये बोलता है कि कोई भी जो पेनल्टी टैक्स पेयर पे कर रहा है अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 129 इन रिस्पेक्ट ऑफ द नोटिस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3, उसके बाद अगर जब वो पेनल्टी पे कर देता है तो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स डीम्ड टू बी कंक्लूडेड हो जाती हैं। इस पे एक केरला हाई कोर्ट का काफी अच्छा जजमेंट है जो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट करिए। हिंदुस्तान स्टील एंड सीमेंट वर्सेस असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स, रिट सिविल नंबर 17454 ऑफ 2022।
तो इसमें ये इशू था कि जो हमारा टैक्स पेयर है उसने वॉलंटरी पेमेंट कर दी थी टैक्स और पेनल्टी की अंडर सेक्शन 129। वॉलंटरी पेमेंट करने के बाद उसको अपील फाइल करने का अंडर सेक्शन 107 मौका नहीं मिलता था। तो इसमें केरला हाई कोर्ट ने ये बोला कि जब आप कोई भी गुड्स एंड उसके व्हीकल को रिलीज कर रहे हैं बाय इशूइंग फॉर्म MOV 5 and while passing an order under section form MOV 09, तो इसमें अंडर सेक्शन 129(3) तो इसमें भी आपको एक DRC 07 साथ में पास करना जरूरी है, ताकि जो व्यापारी है अगर उसने वॉलंटरी पेमेंट कर भी दी है तब भी अगर वो उसका पेनल्टी का जो उसने करी है पेमेंट वो उसका रिफंड लेना चाहे तो उसके पास अपील फाइल करने का मौका हो। और ये बात एक CBIC के सर्कुलर में कोट है। सर्कुलर का नंबर अगर आप नोट करना चाहें तो है 41/15/2018 GST डेटेड 13/4/2018। इसमें हमारे केरला हाई कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया है कि द पर्सन हु इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 129 ऑफ द CGST एक्ट हैज द राइट टू चैलेंज दोस प्रोसीडिंग्स culminating in an order under section 3 of the section 129 before the duly constituted appeal authority under section 107 of the fact that the accumulation of the proceedings in respect of a person who seeks to make payment of the tax and penalty under section 129(1)(a) does not result in the generation of the summary of an order under form DRC 07 cannot result in the right of the person to file an appeal under section 107 being deprived। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आदमी पेनल्टी पे कर रहा है और उसके पास फॉर्म MOV 09 है जो एक ऑर्डर होता है, डिटेंशन ऑर्डर होता है, बट DRC 07 नहीं है, तो अगर उसकी रिफंड लेना चाहेगा तो वो उसी के थ्रू ले सकता है जब तक उसके पास DRC 07 है। नहीं है तो वो उसकी अपील फाइल होने की राइट जो अंडर सेक्शन 107 आती है वो डिप्राइव्ड हो जाती है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट अपील ऑपर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नॉट गिवन order passed, what is the remedy? Whether first appeal authority can revise its order or we have to go before the tribunal or the high court. See, first appeal authority cannot revise the order. We have to go before the tribunal or the high court. And right now the only opportunity we have is to go before the high court. इसमें एक और सजेशन आया है प्रोनाउंस्ड रूलिंग एंड सर्कुलर ट्वाइस। इसमें मैं आपको सारे सर्कुलर और रूलिंग एक लिख के डाल दूंगा पेज पे, आप लोग वहां से ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 129(6) पे, जो कि हमारा सेक्शन सबसे आखिरी सेक्शन है। इस पे अभी कुछ खास जजमेंट्स वगैरह तो किसी हाई कोर्ट के नहीं आए हैं, क्योंकि ये नया प्रोविजन है जो 2022 में ऐड किया गया था। नोटिफिकेशन नंबर 39/2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 21/12/2021, जिसमें ये बोला गया था कि जब कोई पर्सन गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है या फिर उसके ओनर ऑफ द गुड्स फेल्स टू पे द पेनल्टी अंडर सेक्शन 129(1)(a)(1) under section 129(1) within 15 days from the date of receipt of the copy of the order passed under subsection 3, the goods for the convenience so retained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise in such manner and with such time as may be prescribed to recover the penalty under subsection 3.
इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई भी अगर टैक्स पेयर या फिर जो उसके ओनर ऑफ द गुड्स हैं वो पेनल्टी नहीं पे कर पा रहे हैं अंडर सेक्शन 129(1) में विद इन 15 डेज, जब उसकी ऑर्डर की कॉपी हम लोगों को मिलती है अंडर सेक्शन 129(3) में, देन द गुड्स एंड द कन्वीनियंस जो सीज और डिटेन्ड होते हैं वो लायबल होते हैं कि वो सेल कर दिए जाएं या डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएं in such ever manner as may be prescribed under to recover the penalty payable under section 3 subsection 3. इसके आगे ये सेक्शन ये बोलता है कि provided that the convenience shall be released on the payment of the transporter of the penalty under subsection 3 or 1 lakh rupees whichever is less. इसमें ये प्रोविजन ट्रांसपोर्टर को एक मोहलत ये देता है कि अगर कोई भी ओनर ऑफ द गुड्स सामने नहीं आ रहा है अपना माल छुड़वाने के लिए और ट्रांसपोर्टर का ट्रक खड़ा है तो वो अंडर सेक्शन 129(3) के अंतर्गत 1 लाख रुपए की पेनल्टी या फिर जो भी उससे कम बन रही है वो दे के अपने ट्रक को रिलीज करा सकता है। उसके बाद इसमें सेक्शन में एक चीज और आगे है कि अगर कोई भी गुड्स या ऐसे हैं जो कि पेरिशेबल आइटम है या फिर हजार्डस आइटम है जो जल्दी खराब हो सकते हैं या फिर जो थोड़े हजार्डस हैं नेचर के हैं तो वो उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर जो एक टाइम पीरियड देता है 15 दिन का हम लोगों को नोटिस और ऑर्डर पास होने वाला वो रिड्यूस कर सकता है। इसमें अगर इसमें जो भी ये सर्कुलर और नोटिफिकेशंस हैं ये मैं इसमें चैट बॉक्स में अभी टाइप करवा दूंगा, आप इससे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। रिजेंट करा ली। अंकित जी मेरा एक क्वेश्चन था इस पे। हेलो, इज दैट आई एम ऑडिबल? सत्येंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए तो आपकी आवाज सुनाई देगी। जी सर, नमस्ते सर। जी बताइए सर मैंने अभी क्वेश्चन भी वहां पे डाल दिया था, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि जैसे क्या होता कभी कभी अनरजिस्टर्ड पर्सन गुड्स को मूवमेंट्स करा रहा था। जी सर, तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है गुड्स के साथ में, तो उसको उसके व्हीकल को रोक लेते हैं सर। तो जब वो खुद अनरजिस्टर्ड पर्सन अभी अनरजिस्टर्ड है वो प्रेजेंट होके 129(1) वाली पेनल्टी मतलब जो है कि टैक्स प्लस उसका 200% ऑफ टैक्स की पेनल्टी पे करके गुड्स को रिलीज करा सकता है सर, कि वो उसको ऑनर ऑफ गुड्स मानते ही नहीं है सर उसको। देखिए अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो तो पेनल्टी पे करेगा अंडर सेक्शन 129(1)(b) में। अगर आपको पेनल्टी अंडर सेक्शन 129(1)(a) में करानी है तो फिर आप ये करिए कि जो आपका कंसाइनर या कंसाइनी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन सपोज करिए कंसाइनी और रजिस्टर्ड पर्सन कंसाइनर है, तो आप कंसाइनर से कह दीजिए कि वो एज अ ओनर ऑफ द गुड्स सामने आ जाए और पेनल्टी पे कर दे। यही तो बात इस सर्कुलर में लिखी है जो मैंने अभी कोट भी किया था आपके सामने, मार्को प्रेस इंडिया में जो हाई कोर्ट ने भी कोट किया है। सर्कुलर नंबर अगर आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। जी सर, 76/50/2018 CBIC का सर्कुलर है। इसमें यही बात बोली मतलब गई इसमें से कोई भी जो प्रेजेंट करके हाँ उसकी ऑनरशिप को बता दे। दोनों ही ओनर ऑफ द गुड्स होते हैं और दोनों में से कोई भी आगे प्रेजेंट होके बोल सकता है कि हम ओनर ऑफ द गुड्स हैं एंड पेनल्टी पेबल करने के लिए हम रेडी हैं। ठीक, थैंक यू सर। जी आगरा से संजय भटनागर जी। हाँ।
हाँ अखिल जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि कंसाइनर और कंसाइनी दोनों जगह क्लियर है, इनवॉइस पे भी और ई वे बिल पे भी, बट डिलीवर वो गुड्स कहीं कंसाइनर के डायरेक्शंस पर डिलीवर, यदि वो किसी तीसरी जगह दे रहे हैं, डिलीवर दे रहे हैं गुड्स को, तो मोस्टली डिपार्टमेंट क्या करता है, उसको अनडिस्क्लोज बिजनेस ऑफ प्लेस मानकर कॉन्ट्रावेंशन मानता है। क्या ये सही है? देखिए ये सही तो है, क्योंकि अगर आपके इनवॉइस पे जो प्लेस ऑफ द कंसाइनी है, वो जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई है, वो अगर एक ही मेंशन है, अगर आपने उसमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं ऐड कर रखा है, तो वो इसका कॉन्ट्रवेंशन करते हुए यही बोलेंगे कि आपने उस जगह पे ना सप्लाई करते हुए उस जगह पे सप्लाई किया, आपने अखिल जी, जी जब पर्पस क्या था कि यदि कोई मीडिएटर है वो कहीं से परचेज अपने नाम लेता है और फर्दर डिलीवर डायरेक्टली, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटाने के लिए डायरेक्ट डिलीवर करा देता है गुड्स, जी सब्सिक्वेंट वो अपना टैक्स इनवॉइस भी इशू कर रहा है उस एप को, आइदर वो B2C हो सकता है या B2B हो सकता है, तो डिपार्टमेंट को तो केवल 129 का कॉन्ट्रावेंशन तो उसी कंडीशन में होना चाहिए ना, कि जब पेपर्स में कहीं पे कोई भी चीज ना हो या कॉन्ट्रावेंशन हो, आइदर ई वे बिल ना हो या टैक्स इनवॉइस ना हो या GR ना हो या क्वांटिटी के अंदर कोई डिफरेंसेस हो। नहीं, आप सिंपली बताइए ये प्रिजम्पशन कैसे कर सकता है डिपार्टमेंट? आप ये बताइए कि आप क्या कह रहे हैं कि पेनल्टी 129(1)A में लग रही है कि 129(1)B में लग रही है? वो 129(1)A में ही पेनल्टी लग रहा है, मगर मेरा ये कि कॉन्ट्रावेंशन है या नहीं है, यदि मैं थर्ड जगह डिलीवर करा रहा हूँ अपने गुड्स को। हर जगह आप डिलीवर करा रहे हैं गुड्स को, तो आपको ई-वे बिल पे भी वो मेंशन होनी चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे आप करा रहे हैं गुड्स को थर्ड जगह डिलीवर, और वो चीज आपकी कंसाइनी के उसमें भी मेंशन होना चाहिए। अगर उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग है, तो दोनों चीजें इनवॉइस पे मेंशन होनी चाहिए। तो सर ये सेक्शन 10B में तो इसको डिपार्टमेंट IGST के सेक्शन 10A में तो इसको वो देता ना, अलाउ करता ना एक्ट हमें। नहीं, क्या कहा आपने, फिर से रिपीट करिए। सेक्शन 10 हमें अलाउ करता है ना, सेक्शन 10(1) मुझे इस चीज के लिए अलाउ करता है कि मैं कहीं से भी माल खरीदकर कहीं पे भी डिलीवर कर सकता हूँ जी ड्यूरिंग ट्रांजिट, जहाँ मुझे को माल डिलीवर करना है वहां के लिए मैं बाद में अपना बिल इशू कर दूंगा पहुंचने का। बट यदि किसी अदर स्टेट में मेरा माल रोका जाता है तो डिपार्टमेंट ये प्ली लेता है कि ये आपका कॉन्ट्रावेंशन है, कि आपने जो जिस जगह माल आप डिलीवर करा रहे हैं वो आपका बिजनेस प्लेस नहीं है, और जहां पर व्यापारी अपना ये आकर कहता है कि नहीं सर मैं तो यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने टैक्स इनवॉइस भी इशू कर रहा हूँ, तो विभाग इन चीजों को नहीं मानता है सर। इसमें अगर आपके मतलब अगर ये कोई ऐसा मैटर आपका भी प्रेजेंट में चल रहा हो, तो आप मुझे वो ऑर्डर दिखाइएगा अगर आप भेज मैं सकें। जी 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 बिल्कुल दिखाऊंगा सर। एक और क्वेश्चन था मेरा, जो आपने सर मुझे रिया ट्रेडर्स का केस लॉ डिस्क्राइब किया था कि ड्राइवर यदि इनवॉइस पे और ई-वे बिल पे कंसाइनर और कंसाइनी के नाम है तो ड्राइवर के नाम पे बिल इशू, वो शोकॉज नोटिस इशू नहीं हो सकता अंडर 129। ठीक है, नॉर्मली सर ये लोग क्या करते हैं कि यदि थोड़ी सी भी कोई क्वांटिटी का डिफरेंस आता है तो उसके अंदर में क्वांटिटी, यदि मैं ओनरशिप में लेता हूं तो वो उस जितनी भी डिफर क्वांटिटी होता है उसके लिए प्रोसीडिंग 129(1)B में करते हैं। नहीं, लीगली क्या उन्हें ड्राइवर के नाम पे इशू कर रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर के नाम इशू करते हैं, जब उसके बाद प्रेजेंट हो जाता है आइदर कंसाइनर और कंसाइनी और कंट्रावेंशन वो ले जाते हैं कि डिफरेंस इन क्वांटिटी, तो उसके अंदर जो प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए 129(1)A में ही होनी चाहिए ना। नॉर्मली जो डिपार्टमेंट करता है वो 129(1)B में आती है डिफर्ड क्वांटिटी की, और वो पूरे पे जमा कराता है। कॉन्ट्रावेंशन तो मेरे डिफरेंट क्वांटिटी का हुआ ना, वो नहीं करा सकता। तो अभी तो मैं आपके समझ चाहिए, मैंने जजमेंट रखे थे कि आप भी चाहे नोट कर लीजिए, वरना मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ मैं व्हाट्सएप पे कर इंडिया एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत लीडिंग जजमेंट है, जिसमें आप रिपीट कर दिए, रिपीट कर दिए इंडिया एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसका रिट टैक्स नंबर नोट कर लीजिए आप जी 1580 जी ऑफ 2022। ठीक है, डेट भी नोट कर लीजिए 16 जनवरी 2000।
इसमें आपका जो ये आप मुझे इशू बता रहे हैं 16 मैटर के हैं, 16 जनवरी 16 जनवरी 2023 ठीक। सिमिलर फैक्ट्स एंड इश्यूज हैं इसमें, आप इसको पढ़िएगा आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक, थैंक यू अखिल। सर सर एक क्वेश्चन और मेरा था हाँ सर। जी, हेलो बताइए बताइए। सर, ये जो संजय जी बोल रहे थे, जैसे क्या होता है कि एक चीज और ये ऑफिसर करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन सही है, सारा कुछ सही है, अब ये बोलते हैं कि आपकी जो वैल्यूएशंस की गई है जी वो सही नहीं है, आपने इसको कम वैल्यू पे ये गुड्स ले जा रहे हैं आप, और उसका जो डिफरेंस वो अपने अकॉर्डिंग निकालते हैं कि ये 200 रुपये, मान लो कोई 200 रुपये केजी का हमने इनवाइस इशू कराया, वो कहते हैं कि नहीं ये तो 250 रुपये केजी से हम कैलकुलेटेड करेंगे। इस केस में फिर वो एक जजमेंट अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया है, जी SSK करके है, उसका मुझे रेट नंबर नहीं याद है, आप मेरा नंबर इस चैट बॉक्स से ले लीजिएगा, मैं आपको जजमेंट की कॉपी भेज दूंगा, वो भी वैल्यूएशन ऑफ गुड्स पे ही। अच्छा, तो सर उसमें क्या था मेन कि मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर हमारी इनवाइस से जो जा रहा है एट ए टाइम, मतलब उसको मेजर करने का राइट्स नहीं है उसमें। वो सिमिलर इशू जो आप बता रहे हैं उसी पे है, आप उसको नोट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर। ये पान वाला मैटर की है ये बता रहे ओवर वैल्यूएशन ठीक है, मैं पीयूष भी जजमेंट बता रहे हैं, आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। स्टील स्टीवो वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 इस पे बोल दीजिए आप। हाथ में लेके आ गया अजय कुमार। अजय कुमार जी। हेलो हेलो, जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी बोलिए। एक सोने के दुकानदार ने कोई सोना खरीदा किसी से। जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ये सुन रहा हूँ, बोलिए। उसने उसको कुछ मोल्ड करके वापस बना के बेचा, लेकिन जीएसटी के वकील उसको बुद्धि दे रहा है कि भैया जो डिफरेंस टैक्स है उसका जीएसटी होगा। ये कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। फिर से रिपीट करिए, मैं आधी बात आपकी समझ पाया, आधी नहीं समझ पाया, फिर से बोलिए। समझ करिए, जैसे आपने एक सोने की दुकान खोली है, मैंने आपको आगे एक सोना बेच दिया घर का, फिर आपने उसको मोल्डिंग करके कुछ फिनिशिंग करके उसको उन्होंने अपने हाईवे उसको प्रॉफिट करके बेचा, तो उस पर टैक्स की कितनी लायबिलिटी आएगी? अजय बोथरा जी दोबारा बोल दीजिए। वापस से बोल रहा हूँ सर, जैसे एक सोने के दुकानदार के पास मैं सोना लेके गया, आवाज आ रही है सर? हाँ, आपकी इमरा भी दे रहा हूँ, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा जी बोलिए। एक सोने की दुकान में सोना लेके आया, मैं अनरजिस्टर्ड पार्टी हूँ, जी जी ठीक है। उसने कुछ उसको मॉडिफिकेशन करके वापस सेल किया, जी तो उस पर टैक्स की कितनी की लायबिलिटी आएगी? सपोज करिए 50,000 का माल मैंने दे के आया था, उसने उसकी 60,000 वैल्यू पे बेचा, जी। तो उसमें टैक्स की लायबिलिटी कितनी आएगी? सर ये तो मतलब आपको कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं मिली क्या नहीं डिपार्टमेंट से? नहीं, कल मैंने एक तो क्लास पढ़ा था सीए का, उसने जो क्लास ली ना जी वो बोल रहे कि आपको 10,000 रुपये डिफरेंस में टैक्स देना पड़ेगा, बिल जब कटेगा तो 60,000 का बिल कटेगा, जी 60,000 रुपये टैक्स कटेगा ना, जी जी। तो वो बोलता 10,000 रुपये टैक्स कटेगा। यही मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने हर्ष अंकल को भी कल दिया था क्वेश्चन, तो आज मैं आप लोग के सामने पुटअप कर रहा हूँ। ठीक है जी।
जी जी, मैं आपसे इस पे बात करता हूँ, आप अपना नंबर मुझे मैसेज कर दीजिए, आपसे मैं इस पे बात करता हूँ बाद में। अच्छा, मैंने ले लिया आपका। एक क्वेश्चन दूसरा था, बताइए। आईजीएसटी का मतलब क्या है? आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। हाँ, इसके दो पार्ट, इनका जो टैक्स है, सपोज करिए दिल्ली से यूपी में माल गया, ठीक है। तो मतलब दिल्ली से जो माल आया तो उसने आईजीएसटी काटा। जी। जिस स्टेट में आया उसने एसजीएसटी सीजीएसटी से अपना पैसा मेकअप किया उसको। ठीक है। यही होटल में भी क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्या कह रहे हैं? यही प्रश्न होटल में लागू क्यों नहीं हो रहा है? ये तो आपको एग्जाम्पशन वाले सर्कुलर में देखना पड़ेगा ना, कि ये इस पे एग्जाम्पशन के सर्कुलर हैं काफी। नहीं, वो नहीं, एक बता, हाँ बताइए बताइए। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मैं जानबूझ के घुमा के क्वेश्चन पूछा आपको। हाँ बताइए। क्वेश्चन ये है कि जब आप सपोज करो यूपी से दिल्ली होकर कोई होटल में जा रहे हो, आपका जीएसटी नंबर यूपी का है, आप होटल वालों को अपना जीएसटी नंबर देते हो यूपी का, जी। लेकिन होटल वाला आपका आईजीएसटी बिल नहीं काटता है। हाँ। वो बोलता है कि मैं एसजीएसटी सीजीएसटी काटूंगा, जी। लेकिन उसका बेनिफिट तो आपको मिला नहीं। जी। तो मैंने मतलब कई कैलकुलेशन निकाले, उससे एक सुझाव देना चाहता हूँ। आज जैसे आईजीएसटी समझ करिए दिल्ली से यूपी आया, जी। जी। मालूम पड़ गया कि आईजीएसटी दिल्ली से आया है, जी। तो होटल वालों को आईजीएसटी का बिल काटना चाहिए। जी। क्यों? क्योंकि आपने दिल्ली से यूपी से अपना जीएसटी नंबर दिया है। जी। 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 उससे क्लियर ये हो जाएगा कि जब जिस स्टेट में आप आओगे यूपी में, आपने बोलोगे कि मैं भाई दिल्ली में होटल में ठहरा था, इसका आईजीएसटी आ रहा है, इतना मेरे को क्लेम लेना है। तो आप स्टेट का जब क्लेम लोगे तो एसजीएसटी सीजीएसटी में लोगे, जी। जी। तो एसजीएसटी का तो एसजीएसटी सरकार को चलेगी, स्टेट गवर्नमेंट की। जी। और सीजीएसटी का 21% जिस स्टेट से आपने सर्विस ली थी उसको गवर्नमेंट भेजेगी, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो होटल वाला आईजीएसटी का बिल क्यों नहीं काटेगा? मेरा प्रश्न ये है। फिर मैं इसका आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढ के दूंगा। मैं समझ गया हूँ आपका जो प्रश्न है, इसका मैं आपको क्या उत्तर समझे, ढूंढ के थोड़ा आप देता हूँ। अपनी बात क्या समझे, आप मेरे को समझाइए आपका थोड़ा। कहने का मतलब ये है कि आप यूपी दिल्ली से आप यूपी में आए और किसी होटल में रुके और वो बिल काट रहा है सीजीएसटी और एसजीएसटी में, और हाँ। जबकि उसको आपका कहना है कि वो काटना चाहिए आईजीएसटी में, और जिसका ठीक है। आपको मतलब बेनिफिट भी मिले। हाँ, बट वो नहीं मिलता है हम लोगों को, तो इसका मैं आपको ढूंढ के दूंगा कोई उत्तर। नहीं, मैंने जो फॉर्मेट बताया है उसमें कुछ कमी लगी है कि आपको? हेलो, हेलो, संपर्क टूट गया लगता है। वो शायद चलेगा ही मीटिंग से। अच्छा, आ गए। हेलो। जी जी, बोलिए बोलिए। तो ये जो मैंने जो प्रपोजल समझाया, गुड्स में भी तो यही हो रहा है जो सर्विस होटल वाले में हो रहा है। जी जी जी, समझ गया मैं, बात आपकी समझ गया, दोनों प्रश्न समझ गया मैं आपके। तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करके थोड़ा सा सरकार से ठीक करवाइए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं आपको कुछ ना कुछ ढूंढ के जरूर दूंगा, इसका कोई ना कोई उत्तर। और किसी की मैं कोई एक क्वेश्चन? मैं एक व्यापारी हूँ, एडवोकेट और वकील नहीं हूँ, ये ध्यान रखिएगा। जी जी जी, ठीक है ठीक है। ओके सर। सर किसी और की कोई क्वेरी प्लीज? सर मीटिंग कंपाइल करें शैलेश विश्वकर्मा जी? जी सर, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन सब हैं। हाँ, थैंक यू ऑल द एडवोकेट्स, रेस्पेक्टेड एडवोकेट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। थैंक यू। हम लोग खतौली में हैं आज, लाइव वेबिनार करिए आपकी। थैंक यू। पहले भी लाइव ही चलती है, मगर आज हम लोगों ने सेशन के बीच में किया, एग्जीक्यूटिव मीटिंग के बीच में। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। सर इसके होस्ट है अभी आप ही हैं, आप ही बंद कर सकते हैं। थैंक आप ही यू होस्ट हैं, आप ही बंद कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू नमस्कार वेरी मच सर, सर। थैंक यू सो मच। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद। नहीं नहीं, थैंक यू।